हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। तो आज आ चुके हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ सेट, विविध प्रश्नावली सेट की लास्ट एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी कुछ आप पढ़ चुके हो उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज मिसलेनियस में होने वाला है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे। तो कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। ए बराबर सेट कुछ दिया है को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर, 4 सेट दिए गए हैं। कौन किसका सबसेट है यह डिसाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करोगे, सेट ए बनाओगे। सेट ए कैसा है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा, और यहां पर एक द्विघात समीकरण दी गई है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं x। तो यहां से सेट ए अगर बनाए तो सेट ए बनाने के लिए अभी आप देखो जो x है वो इस द्विघात समीकरण का मूल है, रूट है। तो अभी इस द्विघात समीकरण के फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल टू 0। तो 12 के फैक्टर करने हैं और जोड़ करके 8 लाना है। तो ये कैसे बनेगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 करने पर दो के पेयर बना लेंगे। पहले पेयर से x कॉमन x माइनस 6, अगले पेयर से -2 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम टू सेम का फैक्टर मिल गया, x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2,6 आएगा। इट मीन जो सेट ए बना वो 2,6 एलिमेंट का सेट बना। अब सेट बी बना लोगे। सेट बी आपके पास है 2 4 6 का, 2 4 6 का। सेट सी जो मिला हुआ है वो है 2 4 6 8 डॉट डॉट, और ये सेट डी इक्वल टू मिला हुआ है, केवल एक ही एलिमेंट है 6 एलिमेंट। तो अभी यहां पर कौन किसका सबसेट है ये देखना है। तो अभी एक एक को पकड़ो। ए के सारे एलिमेंट बी में है, इट मींस ए सबसेट ऑफ बी। ए के सभी एलिमेंट सी में हैं, यानी कि ए सबसेट ऑफ सी बन जाएगा। ए के सभी एलिमेंट डी में नहीं है, क्योंकि डी में इससे भी कम एलिमेंट है, यानी कि ए डी का सबसेट नहीं बना। अब बी के लिए देखोगे, बी ए का नहीं होगा क्योंकि इसी में ज्यादा एलिमेंट है। तो बी अब सी के साथ देखोगे तो बन जाएगा, यानी कि बी सबसेट ऑफ सी बन जाएगा। इसके बाद बी डी के साथ भी नहीं बनेगा। सी में सबसे अधिक एलिमेंट है, यानी कि जो सी है वो किसी का सबसेट नहीं है। अब डी देखोगे तो जो डी है वो सबसेट ऑफ ए है। जो फिर डी जो देखोगे बी के साथ तो डी सबसेट ऑफ बी है और डी ऑल्सो सबसेट ऑफ सी है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक एग्जांपल दीजिए। तो सभी को एग्जांपल के जरिए ही प्रूव करने वाले हैं। तो एक एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे, 6 पार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लायक है, बहुत ही ध्यान से देखना होगा। पहला पार्ट है, इफ x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो क्या कहता है, x बिलोंग्स टू b। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट तो ये है कि तो के पहले, देन के पहले जो कुछ भी है इसके अकॉर्डिंग आप सेट मान लो। तो यहां पर 2 सेट है, a और b। लेट सेट a इक्वल टू 1, 2 का सेट। अब सेट बी ऐसा मानोगे कि उसमें सेट ए आता हो। इट मींस हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी को बना सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर देखो x, चूंकि अब यहां पे पकड़ो 1 बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू बी, बट जो x आप पकड़े हो 1 वो बी में नहीं मिला, क्योंकि अब जो 1 आया है वो एक सेट में आया है, अलग एलिमेंट नहीं है। बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स होगा, बिल्कुल फॉल्स होगा। इसके बाद पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 क्या है, लिखा हुआ यदि, इफ
ए प्रॉपर ऑफ बी तथा जो बी है वो सी में बिलोंग करता है, तो ए बिलोंग करेगा सी में। तो अभी तो के पहले जो केस है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी डिसाइड कर लो। माना सेट ए बराबर मान लो 1, 2, ठीक, और बी बराबर मान लो 1, 2, 3। तो अब इन दो सेट के अकॉर्डिंग ये बात फॉलो होती है कि ए प्रॉपर ऑफ बी। अब सी ऐसा मानोगे जिसमें बी बिलोंग करता हो, तो अभी यहां पर सी मान लोगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी आप एलिमेंट ले सकते हो, बट ये वाला आना चाहिए। तो अभी 4, 5 की जगह कुछ भी ले सकते हो। अब यहां पर देखो, क्या ए सी में मिलेगा? नहीं। 1, 2 एलिमेंट बनकर यहां मिला? नहीं मिला ना। तो लिखोगे चूंकि यहां पर ए प्रॉपर ऑफ बी एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, बट ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग तो हम सेट बना लिए, लेकिन जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें ये फॉलो हो ही नहीं रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट सही होना होगा तो हर एक एलिमेंट पर सही आने लगेगा, अगर नहीं होना होगा तो एक एलिमेंट ना होना ही काफी होगा। तो अब चलेंगे पार्ट 3 पर। पार्ट 3 दिया हुआ है, यदि पार्ट 3 इफ क्या लिखा हुआ है? ए प्रॉपर ऑफ बी कॉमा लिखा हुआ बी प्रॉपर ऑफ सी, तो बी प्रॉपर ऑफ सी, तो क्या कहता है? ए ऑल्सो प्रॉपर ऑफ सी। तो अभी यहां पर सेट ए बी सी मानोगे, तो ए को बी के अकॉर्डिंग, बी को सी के अकॉर्डिंग मानोगे। तो ए बराबर मान लिया आपने 1, 2 का सेट, बी बराबर मान लिया 1, 2, 3 का सेट, सी बराबर मान लिया 1, 2, 3, 4। अब देखो जरा इसकी टेस्टिंग करोगे तो ए प्रॉपर ऑफ बी एंड बी ऑल्सो प्रॉपर ऑफ सी, एंड अब ए की टेस्टिंग करो तो ये भी सी के प्रॉपर आया, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है क्या होगा? सत्य होगा, ट्रू होगा। यही तो उनके रीजन है, यही तो प्रूव करना है। तो चलेंगे पार्ट 4 पर, और पार्ट 4 है यदि A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B तथा B इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ C, तो A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ C। तो ठीक तीसरे का ही अपोजिट कह दिया, उसमें प्रॉपर का केस आया था, इसमें नॉट प्रॉपर सबसेट का केस आया है। तो दूसरे का पार्ट 4, इफ A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B तथा B इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ C, देन A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ C। तो अभी यहां पर मान लोगे, माना सेट A बराबर 1, 2, B बराबर यहां पर 2, 3, 4। तो A के सभी एलिमेंट जब B में मिले नहीं तो इसके अकॉर्डिंग ये सही हो गया। अब C बराबर इसमें लिख सकते हो 1, 2, 3, 5, 6। अभी आप देखो, क्योंकि A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A जो है B का प्रॉपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि A के सभी एलिमेंट B में नहीं आए हैं। B C का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि B के सभी एलिमेंट C में नहीं आए हैं, मतलब इसका 4 C में नहीं मिला, इसका 1 B में नहीं मिला। बट A के सभी एलिमेंट C में मिल गए। A प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या बन रहा है? C डेफिनेटली बन जाएगा, बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। पार्ट 5 पर आएंगे। पार्ट 5 दिया हुआ है, इफ X belongs to A and A is not proper of B, तो X belongs to B। तो यहां पर इनके अकॉर्डिंग सेट बनाएंगे, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो लेट यहां पर सेट A बना लो 1, 2 का सेट, सेट B बना लो 1, 3, 4 का, ठीक है। तो अभी यहां पर टेस्टिंग करो, देखो जरा क्या इसमें 2 बिलोंग करता है, ठीक। तो अभी बताते हैं 2 क्यों लिया गया। 2 बिलोंग A में करता है एंड ऑल्सो इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अभी बताओ क्या 2 B में बिलोंग करता है? नहीं करता है। हाँ, होने के लिए हर एक एग्जाम्पल काफी होगा, ना होने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफी होगा। तो अभी 1 A में है और A इसका प्रॉपर नहीं है, तो 1 की अगर टेस्टिंग करोगे इसमें मिल गया, लेकिन केवल एक के लिए टेस्टिंग करना गलत होगा। तो आप इस तरह से टेस्टिंग करोगे किस एलिमेंट के लिए ये गलत हो रहा है, किस सेट के लिए ये गलत हो रहा है। तो 2 A में है, A
बी का प्रॉपर नहीं है, तो जब टू ए में है, ए बी का प्रॉपर भी नहीं है, तो डेफिनेटली अब टू बी में नहीं हो सकता। इसलिए जो ये स्टेटमेंट होगा ये क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। लास्ट पार्ट, दूसरे का लास्ट पार्ट नंबर 6, और वो है इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स भी ए में नहीं होगा। लेट, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। कैसे, दो सेट मान लो, ए बराबर यहां पे मान लो 1,2, सब में एक ही तरह का मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहे ABCD मान लो, EFG मान लो, कुछ भी आप एलिमेंट ले सकते हो। समझने के लिए कम से कम एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो अभी आप यहां पर देखो, चूंकि A प्रॉपर ऑफ B, तो अब ऐसा एलिमेंट पकड़ो जो B में नहीं है, तो कोई भी पकड़ लो। चूंकि अब यहां पे X पकड़ लो, X डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो जब ए बी का प्रॉपर है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। इसका मतलब जो एलिमेंट बी में नहीं है वो एलिमेंट ए में तो डेफिनेटली होगा ही नहीं। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा पार्ट और छठा पार्ट ही ट्रू आया है, बाकी सब स्टेटमेंट फॉल्स आए हैं। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं। लिखा हुआ, मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए बी बराबर सी। तो दो केस दिया हुआ है, इफ ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो अभी यहां आ जाओ, चूंकि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, दोनों पक्षों में बी के साथ इंटरसेक्शन करने पर, यह ध्यान रखना, पहला स्टेप क्या करोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी, इधर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो अभी यहां देखो, इसको रीड करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी में अधिक एलिमेंट होंगे या बी में, क्योंकि इंटरसेक्शन में कम एलिमेंट वाला सेट लिया जाता है, तो इस बेस पे यहां कम एलिमेंट वाला सेट बी आएगा। इधर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, वितरण नियम, बी ए के साथ बी सी के साथ इंटरसेक्शन लेकर जाएगा, बीच में उन दोनों पेयर के बीच में यूनियन आएगा। इट मींस ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर बनेगा बी इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या, यूनियन। तो अभी आप देखो, अब इसको इधर लिख लो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी, इसे समीकरण 1 कह दो। अगेन वही जो केस उठाए थे पुनः ले लो, तो ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, तब बी के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब सी के साथ ले लो, तो अभी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो ठीक ऐसा केस यहां दिख रहा है, यहां बी बी के साथ, यहां सी सी के साथ है। तो अभी इधर लगा दोगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इधर जो बनेगा जैसे वहां बी बना था यहां सी बन जाएगा। तो सी के साथ जब लोगे इंटरसेक्शन के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। अब ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, यानी कि इसकी जगह पर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो ये देख लीजिएगा, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, सेम टू सेम है। तो जब तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो बी बराबर सी आ जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके, रिप्ले करके भी आप समझ सकते हैं। तो चलेंगे इसी तीसरे क्वेश्चन के बाद अगले क्रम नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कैसे होगा। सबसे पहले इन चारों स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। चौथे का पार्ट 1 लिखा हुआ है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पार्ट 2 दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 5। पार्ट 3 दिया हुआ है, a यूनियन b इक्वल टू b, एंड पार्ट 4 दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5।
सॉरी ए। तो अभी यहां पर लिखोगे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। तो इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाए, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाए, इसके अकॉर्डिंग फिर ये हो जाए, फिर इसके अकॉर्डिंग ये हो जाए, और यही तुल्य हो जाएगा। तो इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस केस को जरा डीपली समझेंगे। तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होता कब है? जब ए के सभी अवयव बी में आ गए हों। यानी कि यहां पे ये तभी होगा जब, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी सब होगा जब ए के सभी अवयव बी में हो, बी में है। ठीक, देन अगर ऐसा है तो पार्ट 2 पे फोकस करो। ए माइनस बी 5 होगा। यार सिंपल है, जरा ए और बी के सेट बना लो। तो ए है 1 2 का सेट और बी है 1 2 3 का सेट। अब बताओ ए बी का प्रॉपर है या नहीं? डेफिनेटली है इसके अकॉर्डिंग। अब ए माइनस बी निकालो। ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, यार सारे एलिमेंट तो बी में आ गए, इट मीन्स 5 बनेगा। देन a माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना? तो अभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अच्छा, इसका रिवर्स भी चेक कर सकते हो। अगर a माइनस बी 5 है तो डेफिनेटली ये तभी होगा जब a प्रॉपर सबसेट ऑफ b होने वाला है। अब चलेंगे पार्ट 2 एंड 3 के लिए। तो लिखेंगे फॉर सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो लिखेंगे इफ सेकंड पार्ट क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 5। अब a माइनस बी इक्वल टू 5 तभी हुआ होगा जब a प्रॉपर सबसेट ऑफ b होगा। देन अब a यूनियन b बराबर 5, क्या सॉरी b, a यूनियन b इक्वल टू b हो सकता है? इमेजिन करो फिर से। हम सेट a और b यहां लिख लेते हैं, बार बार यूज होने वाला है। तो यहां 1 2 ले लिया, यहां पे 1 2 3 ले लिया। तो a माइनस बी अगर 5 है तो यहां से a यूनियन b भाई जब बनाओगे तो मैचिंग प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट का सेट बनेगा, और ऐसे में क्या बनकर आता है? सेट b बनकर आता है। तो इस बेस पे अगर a माइनस बी 5 है, यह कब था? जब a प्रॉपर ऑफ b था। और जब ऐसा है तो a यूनियन b डेफिनेटली क्या होगा? b होगा। इसलिए जो पार्ट 2 है वो थर्ड के इक्विवेलेंट है। आप इसको रिवर्स भी चेक कर सकते हो। a यूनियन b अगर b है तो a माइनस बी डेफिनेटली 5 आएगा। a माइनस बी 5 आएगा, चेक करा चुके थे। अब आ जाएंगे फॉर थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्या है? a यूनियन b इक्वल टू b। तो a यूनियन b इक्वल टू b। ठीक, तो ये तो तभी हुआ था जब a माइनस बी इक्वल टू क्या था? 5 था। देन अब आप यहां डिसाइड कर सकते हो कि जब a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो कम एलिमेंट वाला सेट आएगा। ऐसा तब होगा जब ये हो या जब ये हो। तो ऐसी दशा में ये भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर कह सकते हो पार्ट थर्ड जो है वो पार्ट 4 के इक्विवेलेंट है। अब आएंगे 4 और फर्स्ट के लिए। फॉर 4 एंड फर्स्ट। तो 4 क्या है? 4 है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ठीक, तो ये तभी हुआ था जब a यूनियन b इक्वल टू b आया था। देन अब आपको सोचना होगा कि a इंटरसेक्शन b बराबर 1 कब आया होगा? जब a प्रॉपर सबसेट ऑफ b रहा होगा, a के सभी एलिमेंट b में रहे होंगे। इट मीन्स आप कह सकते हो a प्रॉपर सबसेट ऑफ b रहा होगा। इसलिए पार्ट 4 जो है पार्ट 1 के इक्विवेलेंट है। इस प्रकार कह सकते हो 10 फर्स्ट पार्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड पार्ट थर्ड के इक्वल आया, थर्ड पार्ट 4 के इक्विवेलेंट आया, एंड पार्ट 4 पार्ट फर्स्ट के इक्विवेलेंट आया। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रूफ होता है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में अगर रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व होने वाले हैं। तो 5वां पार्ट है, दिखाइए कि तो इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो
C माइनस बी इक्वल टू सी, तो C माइनस बी प्रॉपर सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो ऐसे केस में क्या करना, मान लेना, माना X एक एलिमेंट है जो C माइनस बी में बिलोंग करता है। अब इसका प्रसार करोगे तो जब इसका एक्सपेंड करोगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा, क्या है डेफिनेशन, अंतर समुच्चय का, डिफरेंस सेट का, पहले सेट के वे अवयव जो बी में ना हो, यानी कि X C में तो बिलोंग करता है बट X B में बिलोंग नहीं करता है, तो X बिलोंग्स टू C, तथा अब इस B की जगह पर हम A ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि A प्रॉपर ऑफ B है। तो अगर X B में है तो A में भी है, नहीं इसमें है तो इसमें भी नहीं है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू C माइनस A, इसलिए अब कह सकते हो C माइनस बी प्रॉपर ऑफ C माइनस A, इट्स प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब चलेंगे इसी के साथ पार्ट 6 पर। तो पार्ट 6 है, मान लीजिए कि PA बराबर PB, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, देन प्रूव दैट A इक्वल टू B। पार्ट 6 बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व करने वाले हैं, वैसे है तो इसका बहुत लेंथ प्रोसेस में, बट बहुत सिंपल करने वाले हैं। तो इफ PA इक्वल टू PB, यहां पर दो सेट, एक सेट आप मान लो पहले A, लेट सेट A इक्वल टू 1, 2, जब कम से कम एलिमेंट का सेट मानोगे तो एक्सप्लेन करना भी आसान होगा। तो अभी पावर सेट ऑफ A बनाना है, तो पावर सेट ऑफ A क्या है, A के सबसेट का सेट जो है वो पावर सेट ऑफ A बनेगा। तो अभी लिख लो A के सबसेट, A के सबसेट। तो सबसे पहले क्या लेते हो 5, फिर एक एक एलिमेंट का सेट, फिर दो दो का, तो दो दो में ही ये A शामिल हो जाएगा। इस तरह से 4 सबसेट बनेंगे सेट A के। तो अभी पावर सेट ऑफ A बना लो। तो पावर सेट ऑफ A बनाओगे तो इन्हीं सबसेट का सेट जो है वो पावर सेट ऑफ A कहलाएगा। तो 5, 1, 2, 1, 2। तो अब यहां पे नोटिस करो, क्योंकि जो A है वो PA में बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। देखो A PA में आया, तो यहां से आप कह सकते हो कि जो A है वो PB में बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि PA और PB इक्वल टू है, ये गिवन है क्वेश्चन में, यहां से देख सकते हो। तो इस तरह से आप कह सकते हो, इसलिए जो A है वो सबसेट ऑफ B बनेगा, और इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लो। सिमिलरली क्या, कि जिस प्रकार से सेट A माने हो, सबसेट बनाए हो, पावर सेट ऑफ बनाए हो, और इस तरह से PA में बिलोंग करता रहा, PB में करता रहा, ठीक ऐसे ही B सबसेट ऑफ क्या आने वाला है, सेकंड समीकरण बना लोगे, B सबसेट ऑफ A आने वाला है। तो अभी यहां पर ध्यान देना है कि जब कोई दो सेट परस्पर एक दूसरे के सबसेट बनने लगे तो वह इक्वल सेट कहलाते हैं। तो यहां पर लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से A बराबर B, इट्स प्रूव्ड। हो चुका है क्वेश्चन। अब चलेंगे, बहुत ही सिंपल वे में था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। किन्हीं B समुच्चयों A तथा B के लिए क्या यह सत्य है कि PA यूनियन PB इक्वल टू PA यूनियन B, क्वेश्चन मार्क है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, अगर आप पढ़ लिए तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, दो सेट मान लोगे। माना सेट A बराबर एक एक एलिमेंट का मान लो A का, और सेट B मान लो इसमें एलिमेंट B है। तो कहता है क्या ये सत्य होगा कि PA यूनियन PB बराबर PA यूनियन B। तो अभी अगर यहां से A यूनियन B निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, मैचिंग प्लस नॉट मैचिंग, तो मिल तो कुछ नहीं रहा, तो A कामा B का जो सेट है वो A यूनियन B बनेगा। तो अब बनाने वाले हो PA, तो PA जब बनाओगे तो डायरेक्ट देखो A का सबसेट, सबसे पहले 5 पकड़ोगे, फिर A आ जाएगा, बन चुका है। PB बना लोगे, तो अभी इसको देखोगे तो बनेगा 5 कामा B का सेट, और ये बन गया PB। अब बनाने वाले हो A यूनियन B, तो A यूनियन B में दो एलिमेंट है, यानी कि 4
एलिमेंट इस पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में आने वाले हैं। तो पहला फाई, फिर ए का सेट, बी का सेट और लास्ट में ए कॉमा बी का सेट। अब आप यहां देखो कि हमें क्या पी ए यूनियन पी बी बनाना है, फिर तो इसके साथ इक्वल टू देखोगे तो पी ए यूनियन पी बी, तो इन दोनों का जब यूनियन बनाओगे तो मैचिंग प्लस नॉट मैचिंग, तो मैचिंग में क्या है ओनली फाई, इसका छूटा क्या, सेट ए छूट रहा है और सेट बी छूट रहा है। तो अब यहां पर इसे देखो और इसे देखो कि जो पी ए यूनियन पी बी है वो पी ए यूनियन बी के इक्वल टू हो ही नहीं रहा है। यहां पर तीन एलिमेंट तो इसके मिल गए, लेकिन ये जो है एलिमेंट इस सेट का इसमें है ही नहीं, इसलिए आप कह सकते हो पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलेंगे इसी के साथ, आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। लिखा हुआ किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। यहीं पर देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। पार्ट 1 दिया हुआ है, दो पार्ट में है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब ए बनाना है, ठीक, इसे प्रूव करना है। तो सिंपल, नाउ सबसे पहले क्या करोगे, इसे उठाओगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए माइनस बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही लिख लो, यूनियन लिख लो। ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ध्यान रखना, ए माइनस बी को लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी इनमें देखो दोनों जो फर्स्ट सेट हैं वो कॉमन है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। इंटरसेक्शन जो कॉमन है उसे बाहर कर दो, यूनियन से इन दोनों को अटैच कर दो, क्योंकि जैसे ही हम ए के द्वारा इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सेम टू सेम ये फंक्शन मिलेगा। यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, बंटन नियम या वितरण नियम कह सकते हो। तो अभी आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि कोई सेट है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, उन दोनों का यूनियन क्या बनेगा। तो किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल होता है। अब आप यहां फिर से फील करो कि ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन तो मैचिंग एलिमेंट का होगा और कम से कम एलिमेंट वाले सेट का होगा। तो यहां पर कम से कम एलिमेंट और मैचिंग एलिमेंट वाला जो सेट मिलेगा वो ए मिलेगा, यानी कि ए आ जाएगा, और ये इसी के साथ प्रूफ हो जाएगा। एंड इसके बाद अगला पार्ट इसी में गिवन है, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर, तो ठीक वैसे ही ए यूनियन, आप इसे लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए डैश। कैसे, इसके अकॉर्डिंग आप देखो, जब ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हो तो क्यों नहीं बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो आप वितरण नियम से इसे अलग अलग कर दो, तो ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन ए डैश के साथ, बीच में सिंबल क्या आने वाला है, इंटरसेक्शन, यही समझना है। यानी कि ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये लेकर के, तो यहां पर ये बनेगा ए यूनियन बी, ए यूनियन ए डैश और बीच में क्या, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी तो ऐसे ही रोक लो, बीच में इंटरसेक्शन है। ए यूनियन ए डैश को हम यूनिवर्सल कह सकते हैं, ठीक इसके जैसा। अब आपको सोचना है इन दोनों के बारे में कि ए यूनियन बी और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन पूछा है, तो यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी में कम एलिमेंट वाला जो सेट होगा, यूनिवर्सल तो सबसे अधिक एलिमेंट वाला सेट है। तो अभी यहां पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ए यूनियन बी, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये पार्ट भी प्रूव होता है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। दो पार्ट है, सेट के प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो नंबर 9 पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, पार्ट फर्स्ट में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। आप LHS ले लो यहां पर, और क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो अभी ये सेट बाहर है, ये ऐसे में है, तो ए का कनेक्शन दोनों से कराओ वितरण नियम के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ए यूनियन ए यूनियन बी, बीच में छूटा क्या, इंटरसेक्शन। अब आप इमेजिन करो
ए यूनियन ए क्या मिलने वाला है, किसी सेट का उसी सेट के साथ जब आप यूनियन बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, ए ही तो बनेगा, सेम वही रहेगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब यहां पर आपको केवल और केवल थ्योरी के अकॉर्डिंग फील करना है कि ए यूनियन बी का सेट है, ए का सेट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन में कम एलिमेंट वाला सेट आएगा जो मैचिंग एलिमेंट का होगा। तो अभी ए और ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि ए यूनियन बी के एलिमेंट से कम ए में होंगे, यानी कि यहां पर क्या होगा, ए होगा, और ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड आ चुका है। अब आ जाएंगे पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, तो फिर से ले लो लेफ्ट हैंड साइड, अभी चेंज हो गया ऑर्डर यूनियन इंटरसेक्शन का, तो अभी ले लो फिर से लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, दोनों का यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए जो बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि दो सेट का जो सेम सेट है उसका यूनियन भी वही रहने वाला है और इंटरसेक्शन भी वही रहने वाला है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, अब आपको फिर से फील करना है कि ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में बस कॉमन एलिमेंट मैचिंग एलिमेंट का सेट बनाए थे, बट ए में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, चांस है। तो अभी ए और ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है, और ये आ गया राइट हैंड साइड, और इसी के साथ ये पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, देख रहे हैं आप, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो यहां पर क्या करेंगे, सपोज करेंगे सेट ए बी सी, और इसके अकॉर्डिंग तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इक्वल टू सपोज कर लो 3 4 5 6, सेट सी सपोज कर लो 3 4 7 8। अब ये दोनों बनाओ, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बनेगा 3,4 का सेट, मैचिंग एलिमेंट का सेट। फिर बनाओ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो ए और सी का जब इंटरसेक्शन बनाओगे तो फिर से 3,4 एलिमेंट का सेट बनेगा। अब यहां पर आप देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आया, बट क्या यहां पर वो कहता है कि इस दशा में जरूरी है कि बी बराबर सी होगा, तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ये इक्वल टू तो हो गए, लेकिन बी और सी जो सेट हैं वो इक्वल टू नहीं है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 तथा a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए a बराबर b। संकेत दिया हुआ है a बराबर a इंटरसेक्शन a यूनियन x, b बराबर b इंटरसेक्शन b यूनियन x, और वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए पहले जो गिवन है उसे नोट कर लें। लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x, और ये जो है इक्वल किसके है, आप देख सकते हो 5 के, एंड a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, ये हो जाएगा। तो संकेत दिया है, चूंकि a बराबर क्या दिया हुआ देख लेंगे, a इंटरसेक्शन a यूनियन x, तो अभी यहां पर देखिए a बराबर a इंटरसेक्शन a यूनियन x जो है वो किसके बराबर है, b यूनियन x के, ऐसा लिख दोगे गिवन है, ठीक। अब यहां पे वितरण नियम लगाओगे जब, तो a बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन ऑफ x आएगा। तो अभी यहां पर a इक्वल टू बनेगा a इंटरसेक्शन b लिख लो, यूनियन a इंटरसेक्शन x जो है वो किसके इक्वल है, 5 के। तो अभी यहां पर क्या ले लोगे, 5 ले लोगे। तो अभी बताओ a बराबर a इंटरसेक्शन b, और 5 का जब यूनियन निकालोगे तो क्या आने वाला है, a इंटरसेक्शन b आने वाला है।
कैसे, इमेजिन करो, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट होंगे, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर कुछ एलिमेंट इसमें है और यूनियन पूछा है तो यूनियन में तो एलिमेंट्स वाला सेट आएगा ही आएगा। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी, अब इसे बना लोगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अगेन अब अगला संकेत दिया है बी बराबर, उसे उठा लोगे, क्या दिया हुआ है, बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये दिया हुआ है। तो अभी बी चलता रहेगा, इधर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए यूनियन एक्स, सिमिलरली जैसे पीछे यूज किए हो, ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स, अभी उसकी जगह पे ये। अब वितरण नियम लगा दो, तो बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए बोल दो या ए इंटरसेक्शन बी बोल दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों ही फाई है, यानी कि यहां फाई आने वाला है, तो बी बराबर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन फाई। तो अभी आपको फिर से डिसाइड करना है, ठीक पिछले जैसा यहां भी क्या आने वाला है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड बराबर है, तो डेफिनेटली फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव्ड, और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। लिखा हुआ है दो ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए बी बी सी और ए सी के जो इंटरसेक्शन है वो आरिक्त हो और तीनों का इंटरसेक्शन फाई हो। तो यहां पर तीनों के सेट बनाने, ए बी सी के सेट बनाने, तो मानना पड़ेगा आपको सेट ए बराबर बी बराबर और सी बराबर। तो सेट ए में लिख लेना 3 4, बी में लिख लेना 4 5 और सी में लिख लेना 3 5 एंड 6। इसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन बनाना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब बनाओगे तो 4 आ जाएगा जो कि 5 नहीं है, बी और सी का जब बनाओगे तो 5 मिल जाएगा जो कि 5 नहीं है, ए और सी का जब बनाओगे तो 3 मिलेगा, ये भी 5 नहीं है। नाउ तीनों का इंटरसेक्शन बनाओगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी अगर ऐसे तीनों का एक साथ निकालने में मुश्किल है तो दो दो का पेयर बना लो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी को देखो और सी को देखो, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं मिला, यानी कि जो ये ए बी सी सेट है इन पे फॉलो होते हैं और यही इनका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 से जो है वो व्यावहारिक प्रश्न है, देखिएगा। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी। तो यहां पर ए और बी सेट बना लो चाय और कॉफी पीने वाले स्टूडेंट्स का। तो यहां पर 600 विद्यार्थी सर्वेक्षण जिन पर किया गया है वो यूनियन नहीं है, वो यूनिवर्सल है। अभी चाय पीने वाले कितने नंबर हैं देखिएगा जरा, तो वो लोग हैं कुल 150। कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं 225। दोनों पीने वाले कितने लोग हैं 100 लोग हैं। इसके बाद यहां पे जो यूनिवर्सल है वो है 600। तो चूंकि फार्मूला हमने पढ़ा है ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इनमें सबकी वैल्यू फिल कर लेंगे। एन ए है 150, एन बी है 225, इंटरसेक्शन है 100। तो 150 प्लस जब घटाओगे तो 125 बचेगा, जोड़ने पर आ गया 275। तो अभी वो पूछा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। इस बात का मतलब ए यूनियन बी के डैश में कितने स्टूडेंट आएंगे ये पूछा गया है। तो डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल का सहारा लेते हैं जो इस प्रकार से बनेगा। तो अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, ये है 600, ये है 275, घटाने पर 325 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, लिखा हुआ विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, अगर हिंदी वाले को ए से रिप्रेजेंट करें तो एन ए हो गया 100। इसके बाद 50 अंग्रेजी, यानी कि एन बी जो हो गया वो हो गया 50। 25 दोनों, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 25। इस तरह से आगे क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता समूह में कितने विद्यार्थी हैं। बस सिंपल है क्वेश्चन, ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसी फार्मूले का यूज करो, जो रिजल्ट आ जाए वही आंसर होगा। अभी नंबर्स एलिमेंट्स ये लिए जाएंगे। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है।
क्वेश्चन नंबर 15, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग आई, 9 लोग एच आई दोनों, 11 लोग एच टी दोनों, 8 लोग टी आई दोनों, 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दी गई जानकारी लिख लेंगे। तो जो NH है वो 25 लोग हैं, NT है वो 26 लोग हैं, उसमें NI में भी 26 लोग हैं, H तथा I में 9 लोग हैं, H तथा T में कितने लोग हैं जी, आप देख सकते हो 11 लोग हैं। T तथा I में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तीनों में यानी कि H T I में 3 लोग हैं। अब आता है पार्ट 1, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या यानी कि तीनों का यूनियन। तो तीनों के यूनियन का फार्मूला इसके बाद यहां लगा दिया। तो ये लिखोगे NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, इस तरह से। तो भी NH कितना है 25, NT 26 और NI कितना है 26 माइनस H इंटरसेक्शन T कितना है देख सकते हो आप 11 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 3। इन्हें जब जोड़ोगे तो 77 आएगा, जब इन माइनस वालों को जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा प्लस 3। तो अभी यहां से देख सकते हो, सॉरी इन्हें जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा और ये हो जाएगा 80 माइनस 28 और फाइनली क्या मिल गया 52। तो ये हो गया आंसर। अब पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 क्या है, कहता है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक, तो ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या के लिए आपका इसका मतलब है H ओनली या T ओनली या I ओनली, बस। तो ये कैसे होगा, ये होगा ऐसे NH। पिछले लेक्चर में फार्मूला बताया गया, लास्ट वाला फार्मूला लिंक लेकर देख सकते हैं, डिटेल में बताया गया है। तो NH प्लस NT प्लस NI माइनस 2 टाइम्स NHT प्लस NH इंटरसेक्शन I प्लस NT इंटरसेक्शन I और ये बंद प्लस 3 टाइम्स NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। अब यहां पर इनकी वैल्यू आप फिल करना शुरू करो, कैलकुलेट करने पर जो मिलेगा वो हो जाएगा ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट की कंप्लीट हुई और इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर सेट भी आज यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फिर अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक अगला चैप्टर जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन का है, वो नहीं पढ़ने वाले। क्यों, क्योंकि 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें ये चैप्टर भी शामिल है, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का हिस्सा नहीं है। तो अब इसका अगला चैप्टर जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट मींस जो अगला लेक्चर होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर होने वाला है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोडक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।